डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वीडियो पार्ट 8 लेकर आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि बोर्ड की क्लास कक्षा 10, कक्षा 12 के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम प्रश्नों की इस सीरीज में हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो एनसीईआरटी, आरवीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव गाइड्स के अंदर से लिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए या पूछने की जिनकी संभावना है। अतः आप बोर्ड की परीक्षाएं, कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखें और आगे जो वीडियो दिए हुए हैं उनको भी आप जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें। मनुष्य के रुधिर वर्ग और उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको रुधिर को वर्ग के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा। उनमें रुधिर वर्ग ए, जिसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है, जो कि भारतीय समाज हमारा देश है, इसके 23.50% लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी, केवल जिसमें एंटीजन जो कि आरबीसी के अंदर पाई जाती है केवल बी होती है, केवल ए एंटीजन पाया जाता है और ये 34.50% लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी, जिसे सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वत्रिक ग्राही का मतलब हुआ जो सभी से ब्लड ले सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर ए बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। जब दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो ये किसी का कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ए एंटीजन ए को एक्सेप्ट कर लेगा, बी एंटीजन बी को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये सबसे ही ब्लड ले सकता है। दूसरी इसकी खास विशेषता होती है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, वो एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाती, जिससे कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड का विरोध नहीं करता। परंतु सबसे कम 0.50% यानी लगभग 7.5% लोगों के अंदर ही ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है। दूसरा और ब्लड ग्रुप ओ, जिसे सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको ब्लड ग्रुप दे सब ब्लड ग्रुपों को ब्लड दे सकता है। इसका भी कारण क्या है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी इसमें दोनों पाई जाती है। इस वजह से ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और यह भी 34.50% लोगों के अंदर पाया जाता है। अक्सर ब्लड ग्रुप से संबंधित परीक्षाओं में, एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रहे कि रुधिर का वर्गीकरण जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, 4 वर्गों में बांटा गया है। ए वी, ए वी, ओ, ए बी को सार्वत्रिक ग्राही और ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन के अंदर जो रुधिर वर्ग की जानकारी हमने पहले बताया था कि रुधिर वर्ग की जानकारी सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की। किसमें की थी? 1902 में इसकी खोज की। इसकी एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर 4 समूह में विभक्त किया गया, ए वी, ए वी और ओ। जैसा हमने बताया था कि रुधिर वर्ग है उसके 4 है, 4 में ए वी, ए वी, ओ। और किसने दी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब दी? 1902 में दी। मनुष्यों के रक्तों की जो भिन्नता का मुख्य आधार है वो है आरबीसीज में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है इसे ही हम एंटीजन कहते हैं। यानी ग्लाइकोप्रोटीन जिस ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती है, उस ब्लड ग्रुप का जो आधार है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, ये आप देख रहे हैं एक डायग्राम जो वॉलीबॉल का सा है, जिसके चारों तरफ एंटीजन से मिलने, एंटीजन के ये निकले हुए हैं, ये एंटीबॉडी से मिलते हैं।
ग्रीन ये आपको एंटीबॉडी दिखाई गई है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जब मैच कर जाती है तो इसमें दोनों आपस में संयुक्त हो जाती हैं, परंतु जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के जो मिलनसार नहीं होती, मिलने वाली नहीं होती, तो इनके बीच में क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने के कारण से उस व्यक्ति के ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप के आधार पर ही ब्लड का डोनेशन किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिना ब्लड ग्रुप की जांच के किसी भी व्यक्ति को ब्लड का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किसी एंटीजन के विपरीत एक प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी हमने देखी, ये किसमें पाई जाती है? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, और ये एंटीजन के क्या होती है? विपरीत होती है। एंटीजन के क्या होती है? विपरीत होती है। एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, एक एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। RH फैक्टर रुधिर वर्ग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, RH फैक्टर। लैंडस्टीनर और बीनर ने रुधिर में सन 1940 में एक अन्य प्रकार के एंटीजन की खोज की, जिसे RH फैक्टर या RH तत्व कहा जाता है। RH तत्व रीसस बंदर में सर्वप्रथम देखा गया, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। जिस व्यक्ति में RH फैक्टर पाया जाता है, यानी RH प्रेजेंट होता है, उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव रुधिर और RH नेगेटिव को RH नेगेटिव रुधिर कहा जाता है। यानी जिसके अंदर प्रेजेंट है RH, उसके RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर एब्सेंट है उसे RH नेगेटिव ब्लड कहा जा सकता है। भारत में लगभग 93% व्यक्तियों में RH पॉजिटिव होता है, यानी 93% लोगों का ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव होता है। मात्र 7% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ब्लड टाइप जैसे ब्लड ग्रुप ए है, अगर RH पॉजिटिव RH फैक्टर के अंदर है तो ए पॉजिटिव, अगर ब्लड ग्रुप बी में है तो बी पॉजिटिव, ओ में है तो ओ पॉजिटिव, और ए बी में है तो ए बी पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बताया जाता है तो इतना ही नहीं बताया जाता कि ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है, उसमें बताया जाता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर RH फैक्टर है। अगर किसी का ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर एब्सेंट है। नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है। RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती। जो RH एंटीजन है, इसके विरुद्ध प्लाज्मा में कोई प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके है एग्जाम की दृष्टि से कि किसी दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात रुधिर व्यक्ति को तुरंत में ORH नेगेटिव रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में, दुर्घटना में घायल हो गया, हॉस्पिटल लाया जाता है, इतना वक्त नहीं होता कि उसका ब्लड ग्रुप जांचा जाए, ब्लड ग्रुप चेक करके फिर उसको ब्लड चढ़ाया जाए, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। रुधिर का रंगहीन द्रव लसिका कहलाता है, जो रुधिर के समान होता है। अधिवृक्क से स्त्रावित हार्मोन को लड़ो व ओडो हार्मोन कहा जाता है। तो अब तक जो हमने 14 क्वेश्चन देखे वो ब्लड ग्रुप और ब्लड से संबंधित देखे, और एड्रेनलिन ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे लड़ो व ओडो हार्मोन कहा जाता है। सर्वाधिक गतिशील हड्डी हायोट हड्डी होती है, यह गर्दन के नीचे स्थित होती है और यू आकार की होती है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वाधिक गतिशील हड्डी कौन सी है, तो वो है हायोट। एक स्वस्थ मनुष्य का फेफड़ा अपने भीतर लगभग 2300 ml वायु रखता है। यानी एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके फेफड़ों में 2300 ml वायु हवा रहती है। मनुष्य के श्वसन में मात्र 500 ml वायु का आदान प्रदान होता है। यानी रहती तो 2300 ml है,
परंतु आदान प्रदान लेना और छोड़ना होता है वो 500 ml का होता है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, किसको? ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, स्वर यंत्र कहलाता है, या जिसे हम इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। ये आप यहाँ पर लैरिंग्स का चित्र देख रहे हैं कि जो ग्रसनी और ट्रेकिया को जोड़ता है, लैरिंग्स कहलाता है। स्वर यंत्र को लैरिंग्स या इंग्लिश में लैरिंग्स भी कहते हैं। जैविक कार्यों हेतु ऐसी ऊर्जा जिसे हम कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। देखिए श्वसन क्या होता है, हम समझते हैं कि श्वसन में गैस ली जाती है वायु और वायु छोड़ी जाती है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो जैविक कार्य जितने भी हमारी बॉडी जो कार्य करती है उनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के द्वारा, उसके ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होने की प्रक्रिया होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। जैसे भोजन के द्वारा भोजन के पचने के बाद में ग्लूकोज का जो है अवशोषण होता है, तो श्वसन की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेक होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल के अणु बनते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा हमारी शरीर की सारी जैविक कार्यों के लिए एनर्जी देती है और हमें जैविक कार्य करने के लिए शक्ति इसी ऊर्जा से मिलती है। तो श्वसन एक तरह से ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। श्वसनीय पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, ये तीन जो है तत्व मुख्य रूप से, पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये श्वसनीय पदार्थ है। क्या है? श्वसनीय पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का श्वसन सर्वप्रथम होता है। सबसे पहले क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद में फैट या वसा को तोड़ा जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो प्रथम हो गया कार्बोहाइड्रेट और बाद में हो गया वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जब समाप्त हो जाती है किसी के व्यक्ति की बॉडी में या जीव की बॉडी में, तो फिर प्रोटीन का श्वसन प्रारंभ होता है। श्वसन में CO2 रुधिर परिसंचरण में भाग लेती है। श्वसन एक उभयचरी क्रिया है, एम्फीवोलिसिस प्रोसेस होती है। श्वसन में शरीर के अंदर व्याप्त जैविक पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए श्वसन का मुख्य कार्य क्या है कि जो जैविक पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका क्या होता है? विघटन होता है। और विघटन से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होती है। शरीर में ऐसा तंत्र जो बाहरी उद्दीपनों का शरीर पर एहसास करवाता है, उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। हमें गर्मी लगी, सर्दी लगी, किसी वस्तु को छूने पर ठंडा लगा, गर्म लगा, इसका एहसास जो कराता है वो कहलाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको ये नर्वस सिस्टम का चित्र दिखाया हुआ है। जिस प्रकार से इसमें जाल है, हमारी पूरे बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र का जाल फैला रहता है, यही तंत्रिका तंत्र वहां से संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाता है और मस्तिष्क से संदेशों को संबंधित अंग तक ले जाने का कार्य करता है। ये तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र की आधारीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ये तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो इकाई है क्रियात्मक या संरचनात्मक, वो है न्यूरॉन। शरीर की सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता तंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क कोशिका की होती है, यानी ब्रेन सेल्स और तंत्रिका कोशिका, इसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब है कि अगर एक बार डैमेज होता है तो दोबारा से रिकवर होने की क्षमता इनकी सबसे कम होती है, जबकि लीवर की सेल्स होती है उसकी पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। शरीर की सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी पाई जाती है? लीवर की पाई जाती है। इस लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत को शरीर की जैव रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे केमिकल्स जो है आकर के लीवर पर इफेक्ट करते हैं।
यकृत को शरीर की जैव रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं। ज्यादा शराब पीने या अल्कोहल के सेवन करने से होने वाले रोग को सिरोसिस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन या वाइन का सेवन करता है तो उसके लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रोग हो जाता है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। ये ब्रेन का डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से फ्रंटल लॉब, ब्रेन के जो पार्ट्स है उसमें सामने का, पेरिटियल लॉब बीच का, ऑसिपिटल लॉब पीछे पीछे का, और ये नीचे नीचे दिखाया है, ये है सेरिब्रम, और ये नीचे नीचे जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो बीच में ऑरेंज पिंक कलर का दिखाया हुआ है आपको, ये टेम्पोरल लॉब कहलाता है। मस्तिष्क को, जो मानव मस्तिष्क है, इसको शरीर का सीपीयू कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग, सारा फंक्शन कहाँ होता है? सीपीयू में। ऐसे ही मनुष्य के अंदर सारी प्रोसेसिंग, सारे फंक्शनल कहाँ होते हैं? मेन फंक्शन या पूरे बॉडी का कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है। इसलिए मानव शरीर को सीपीयू भी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1300 से 1350 या 1400 ग्राम तक होता है। पुरुष के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1280 ग्राम, यानी मनुष्य के में पुरुषों के मस्तिष्क का भार ज्यादा होता है महिलाओं के मस्तिष्क से भार से। हाथी के मस्तिष्क का भार 6 किलोग्राम, ब्लू व्हेल के मस्तिष्क का भाग 8 किलोग्राम। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 मुख्य भाग मस्तिष्क के होते हैं। अग्र मस्तिष्क में मुख्यतः प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अग्र मस्तिष्क के भी मुख्य रूप से 3 भाग मेन होते हैं: प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अग्र मस्तिष्क में मुख्य प्रमुखतः प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस मुख्य भाग होता है, ये हमें याद रखना है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो प्रमस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होगा वह उतना ही बुद्धिमान होगा। विज्ञान ये मानती है कि किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अगर बड़ा है तो वो उतना ही बुद्धिमान होता है। प्रमस्तिष्क है वो बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, याददाश्त का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है और वाणी का केंद्र है। यानी प्रमस्तिष्क है वो याददाश्त रखता है, वही बुद्धि का केंद्र है और वही हमारी वाणी का केंद्र है। हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियामक कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, जो सीधे शब्दों का प्रयोग करता है और गणनाओं में तीव्र और संगीत प्रशंसा औसत, यानी ये लेफ्ट ब्रेन के काम है। राइट ब्रेन आकर्षक शब्दों का प्रयोग, तर्क शक्ति, गहन चिंतन, एक क्षेत्र में विशेष महारत। यदि कोई व्यक्ति आकर्षक शब्दों का प्रयोग करता है, तर्क शक्ति उसकी तेज है और किसी एक क्षेत्र में उसको महारत हासिल है, इसका मतलब उसका राइट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव है। और कोई व्यक्ति सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, संगीत का ज्यादा रुचि रखता है, इसका मतलब उसका लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव है। हाइपोथैलेमस में निद्रा केंद्र, भूख केंद्र, पसीने का केंद्र और भावना का केंद्र होता है। यह हाइपोथैलेमस ही हमें भूख का, नींद का और भावनाओं का अनुभव कराता है। थैलेमस भाग में ठंड, गर्म और दर्द का केंद्र भी मिलता है। ऑल्फैक्टरी लॉब, ग्रहण संवेदना, ये सूंघने की क्षमता अग्र मस्तिष्क द्वारा निर्धारित होती है। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों से बन करके बना संरचना बनी होती है, आगे के पिंड देखने के लिए, जबकि पीछे के 2 पिंड सुनने की क्रिया करते हैं। जैसे ये मस्तिष्क के अंदर, यहाँ के इस क्षेत्र के अंदर फ्रंटल लॉब को दिखाया गया है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के कितने? 3 भाग होते हैं: अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेरुरज्जु। ये 3 प्रमुख भाग
पश्च मस्तिष्क के होते हैं, जो उसको अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेरु रज्जु। अनुमस्तिष्क को शरीर का आर्मी कमांडर कहते हैं। अनुमस्तिष्क को हमने इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें ब्लड ग्रुप से संबंधित एंटीजन, एंटीबॉडी, और हमने इसमें आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर वो प्रश्नों को शामिल किया गया है जो ब्लड ग्रुप से संबंधित आपकी परीक्षाओं में, मस्तिष्क से संबंधित परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न इन दो टॉपिकों से बोर्ड की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। आप हमारे YouTube वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।